नमस्कार, मैं हरीश कुमार। स्वागत है आपका स्टडी भूगोल में। आज हम एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 10 कदम सीरीज में भारत के भूगोल से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार अंग है। ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय भारत का, बी हिमालय पर्वत श्रृंखला का, सी म्यांमार भारत की मध्यवर्ती पहाड़ी श्रृंखला का, डी इनमें से किसी का नहीं। इसका आंसर ए है प्रायद्वीपीय भारत का। मेघालय के पठार को ही शिलांग का पठार कहते हैं। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा अलग हो गई है। इसका क्षेत्रफल लगभग 35,291 वर्ग किलोमीटर है और औसत ऊंचाई 610 से 1830 मीटर के मध्य है। इसके पश्चिमी सिरे पर गारो की पहाड़ियाँ, पूर्वी सिरे पर खासी, जैंतिया, मिकिर और रेगमा पहाड़ियाँ स्थित हैं। शिलांग शिखर 1965 मीटर इस क्षेत्र का उच्चतम शिखर है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए महिला पुरुष अनुपात में वृद्धि हुई है, बी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पिछले दशक की तुलना में घटी है, सी सामान्य साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, डी जनसंख्या घनत्व के अनुसार प्रथम 3 राज्यों की कोटि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। भारत में महिला पुरुष अनुपात या लिंगानुपात 2001 में 933 था, जो बढ़कर 2011 में 943 हो गया। इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही है। 2001 में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 21.54% थी, जो 2011 में घटकर 17.7 रह गई। हमारा बी ऑप्शन भी सही है। 2001 में साक्षरता दर 64.8% थी, जो 2011 में बढ़कर 73% हो गई। इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन भी सही है। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल प्रथम 3 स्थान पर थे, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल प्रथम 3 स्थान पर हैं। इस प्रकार हमारा उत्तर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य बल था। ऑप्शन ए कृषि पर, बी उद्योग पर, सी शिक्षा पर, डी स्वास्थ्य पर। इसका आंसर बी है उद्योग पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक रहा। इस पंचवर्षीय योजना में नेहरू महानोबिस मॉडल को अपनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण था। क्वेश्चन नंबर 4, हिमालय में सिंधु नदी उदाहरण है। ऑप्शन ए अनुवर्ती अपवाह का, बी परवर्ती अपवाह का, सी अध्यारोपित अपवाह का और डी पूर्ववर्ती अपवाह का। इसका आंसर डी है पूर्ववर्ती अपवाह का। हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी टेथिस भूसन्नति में अपना जल गिराती थी। टेथिस भूसन्नति के मलबे पर भारतीय प्लेट के दबाव से बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई, जिसका उत्थान धीरे धीरे हुआ। उधर सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ने मार्ग में उठने वाले बृहद हिमालय को काटकर अपनी दिशा पूर्ववत बनाए रखी, जिसके फलस्वरूप इन्हें पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। इन तीनों नदियों ने बृहद हिमालय को काटकर खड़े कगार वाले खड्डों का निर्माण किया है, जिन्हें गार्ज कहा जाता है, जैसे सिंधु गार्ज जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। इसी तरह शिपकिला गार्ज हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी द्वारा बनाया गया है और कोरबा गार्ज अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ऑप्शन ए लौटती मानसून, बी स्थानीय झंझावात, सी पश्चिमी विक्षोभ और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पहुंचते हैं। मार्ग में ये आगे बढ़ते हुए काला सागर, कैस्पियन सागर से आर्द्रता ग्रहण करते हैं
पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाले क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा करते हैं। कम मात्रा में होते हुए भी यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। अगर वर्षा की मात्रा को देखेंगे तो वर्षा की मात्रा मैदान में पश्चिम से पूर्व की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए आसियान, बी G20, सी WTO और डी है यूनेस्को। इसका आंसर ए होगा आसियान। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का समूह है। इसमें म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 7, भीलों के विषय में निम्न कथनों में से सत्य कथनों का चयन करें। पहला कथन है वे कृषि करते हैं। दूसरा है वे एकाकी पहाड़ियों पर रहते हैं। थर्ड है वे यांत्रिक कृषि करते हैं। और फोर्थ है वे सघन बसे गांव में रहते हैं। इसका आंसर 1 और 2 सही है। इसका आंसर बी है, 1 और 2 सही। वे कृषि करते हैं, वे एकाकी पहाड़ियों पर रहते हैं। भीलों का निवास स्थान प्रमुखतः प्रायद्वीपीय पहाड़ी भागों विंध्यन, अरावली, सतपुड़ा तथा रेवत कांटा के पठार हैं। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में पाए जाते हैं। अगर अक्षांशीय देशांतरी विस्तार को देखें तो यह 20 अंश उत्तर से 25 अंश उत्तर अक्षांश तथा 73 अंश पूर्व से 75 अंश पूर्वी देशांतर के बीच पाए जाते हैं। भीलों के घर को कू तथा वस्त्र को कछावू कहते हैं। ये लोग अग्नि को पवित्र मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है लगभग। ऑप्शन ए 3500 किलोमीटर, बी 6000 किलोमीटर, सी 7516.6 किलोमीटर, डी 8516.6 किलोमीटर। इसका आंसर सी है 7516.6 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है और मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की कुल सीमा 22716.6 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक है क्योंकि। ऑप्शन ए यहाँ अल्प वर्षा होती है, बी यह कर्क रेखा के निकटस्थ है, सी यह मरुस्थल के निकटस्थ है, डी यह समुद्र से दूर स्थित है। इसका आंसर डी है, यह समुद्र से दूर स्थित है। महाद्वीपता के कारण किसी भी स्थान का तापांतर अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है जनवरी फरवरी में, मार्च मई में, जून सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में। इसका आंसर डी है, अक्टूबर नवंबर में। उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती हैं और तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा करती हैं। तो ये था NTA UGC नेट JRF 10 का दम सीरीज में भारत के भूगोल से संबंधित 10 प्रश्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।